अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काजी आसिफ और हम आज से आपसे बात करेंगे सिंध में जो एक अमन अमान के हवाले से इजलास हुआ है और उस इजलास में डीजी रेंजर्स और डीआईजी सखर, डीआईजी लाड़काना और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की है और उसके साथ साथ जो है वो वकला की तंजीमों ने भी शिरकत की है। आप हैरान होंगे कि अमन अमान के इस इजलास की सदारत वज़ीर आला सिंध ने नहीं की। इस इजलास की सदारत की है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने। अब आइन में जो ये इजलास जो तलब किया गया था, ये 30 मार्च को ये रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की तरफ से मुख्तलिफ खतूत लिखे गए मुतल्लिका डीजी रेंजर्स को, डीआईजी लाड़काना, डीआईजी सखर को कि वो इजलास में शरीक हैं और ये इजलास प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी उसकी तरफ से तलब किया गया है। अब प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी क्या है और उसके अख्तियारात क्या हैं, इसको आइनी और कानूनी कवर क्या है, ये हमने जब आइनी माहिरीन से बात की तो उनके मुताबिक इसके कोई आइनी और कानूनी कवर नहीं है और ये इजलास जो तलब किया गया है ये इस हिसाब उनके मुताबिक ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। हम अगर इस पे तवज्जो दें और इस पे थोड़ा सा गौर करें कि ये जो इजलास बुलाया गया है वो इजलास था सूबे में अमन अमान के हवाले से। उसके 3 पॉइंट थे। एक पॉइंट था कि जो कराची में स्ट्रीट क्राइम है उसको उस पर नज़र रखना। दूसरा जो घोटकी, शिकारपुर, कंदकोट की तरफ से जो डाकुओं का मसला है कच्चे के इलाके में वो, और तीसरा सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है जो कराची शहर में जो कैमरे, हज़ारों कैमरे लगने हैं उसके हवाले से। अब इस हवाले से पहले ही वज़ीर आला सिंध इजलास कर चुके थे अमन अमान के हवाले से और इसी अपेस कमेटी का इजलास भी हो चुका था और अमन अमान के हवाले से उस पर तजावीज़ भी आई थी। अब वो इजलास जो हुआ था वो जो डीआईजी सिंध अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं उसके वक्त में हुआ था। अब ये गुलाम नबी मेमन पहले अब वज़ीर आला जो आईजी सिंध मुकर्रर होके आए हैं वफाकी हुकूमत से, उसके बाद ये जो है वो चीफ जस्टिस ने उनको तलब किया है। लेकिन रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो ख़त गया है, जो इन्विटेशन गई है, वो सिंध हाई कोर्ट आईजी सिंध को नहीं गई है, वो डीजी रेंजर्स को की गई है। अब हम ये देखें कि सूबे में अमन अमान के हवाले से यहाँ पुलिस का जो हेड है, जो इंतज़ामी सरबराह है सूबे में, वो तो आईजी सिंध है और डीजी रेंजर्स जो है वो पुलिस को डायरेक्ट कोई भी अहकामात नहीं दे सकते, तो उसको ख़त नहीं लिखा गया, डीजी रेंजर्स को लिखा गया। और डीजी रेंजर्स को अब हम इस बात से ज़्यादा आगे बात करने से पहले हम ये गुजारिश करेंगे कि आइन में एक जो मुकर्रर किया गया है, हुदूद मुकर्रर की गई हैं, वो जो है पार्लियामेंट की हुदूद हैं, इंतज़ामिया की हुदूद हैं और जो है वो अदलिया की हुदूद हैं। अब अदलिया जो है वो अपने आइनी जो कानूनी हवाले से चीज़ें हैं वो जो है वो करती हैं, जबकि इंतज़ामी मामलात में वो उनका अमल दखल इतना नहीं होता। लेकिन वो अगर कोई चीफ जस्टिस या कोई जज मोहतरम जज साहब कोई किसी बेंच का हिस्सा हैं और कोई केस उनके पास है तो वो तो उस पर बात कर सकते हैं, उस वक्त जो भी अहकामात जारी करें वो हो सकता है। लेकिन खुसूसी इजलास तलब करके और बाद में आईजी सिंध को तलब करके उनसे जवाबदही की जाए, उनसे सवालात किए जाएं और उनको नए नए अहकामात दिए जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा आइनी माहिरीन का कहना है कि ये जो है वो एक इंतज़ामी जो मामलात में उसमें इंक्रोचमेंट है। ये क्यों हुआ? वैसे तो हमने सुनते आए हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं उनकी शोहरत बहुत अच्छी है और इतनी जो है वो नहीं है, लेकिन ये हुआ क्यों है, ये जो है वो बात समझ में नहीं आ रही। 2-3 सवालात उठते हैं। क्या सूबे सिंध में, ये सूबे सिंध की बात भी नहीं है, मैं किसी भी सूबे में जो भी सूबा हो, पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो और अब ये सिंध है, तो उसका जो इंतज़ामी सरबराह है वो तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार है। अमन अमान के हवाले से हो, महंगाई, बाकी चीज़ें जो भी इंतज़ामात हैं सूबे के वो ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इसमें अगर इसको एक तरफ रख लें और चीफ जस्टिस आके कुर्सी पे बैठ जाए और वो कहें कि आईजी भी मेरी बात सुने, डीआईजीज़ भी मेरी बात सुने और मेरे अहकामात पे अमल करें, तो बाकी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी?
اگر مثال کے طور پر اگر مسائل بہت زیادہ سنگین ہیں اور حکومت سندھ اس پہ جو ہے وہ قابو نہیں پا رہی، جو اس وقت تک اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے یا اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے وہ زیادہ سنگین ہے اور اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ جو جوڈیشل کور کیا جائے یا جوڈیشل کے طور پر جو ہے وہ انسانی اختیارات میں مداخلت کرے۔ وہ عدالت کے حوالے سے کسی کیس کے حوالے سے اپنی بات تو کر سکتے ہیں، کوئی احکامات تو جاری کر سکتے ہیں، سو موٹو کا اختیار بھی صوبائی چیف جسٹس کو مطلب کسی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں ہے کہ وہ سو موٹو لے سکیں۔ اب جو آئینی ماہرین کا کہنا ہے، اب یہ جو بات ہوئی ہے یہ کوئی بھی صوبہ ہو، اس صوبے میں اگر جو انتظامی سربراہ ہے اس انتظامی سربراہ کے اختیارات کو یوں استعمال کیا جائے گا تو اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اس کے معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ کسی بھی صوبے کے چیف جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے نکیل ڈال دیں، جو ان کو جس طرح سے چلانا چاہیں اس طرح سے چلائیں۔ تو چیف جسٹس اگر بیٹھ کے انتظامی معاملات میں اگر وہ مداخلت کریں گے اور اس طرح سے کریں گے تو یہ بہت ہی صورتحال میرے خیال میں نئے سوال جنم لیں گے۔ اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے کہ اگر وفاقی حکومت اگر فیصلے کرے کوئی بھی، مثال کے طور پر مہنگائی صورتحال بہت سنگین ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، جو ہے وہ باقی دوسرے معاملات ہیں وہاں پہ، تو کیا چیف جسٹس پاکستان وزیر اعظم کو ایک طرف رکھ کے جو ہے وہ وزیر خزانہ کو بلا لے، فارن منسٹر کو بلا لے اور ایک پیرالل جو ہے وہ کیبنٹ جو ہے وہ بنا کہ ان کو احکامات جاری کرے؟ تو یہ کیسا لگے گا؟ یہ پاسبل ہے کہ وزیر اعظم کو ایک طرف رکھ کے آپ جو ہے چیف جسٹس پاکستان ماضی میں ہوتے رہے ہیں اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، جسٹس ثاقب نثار کے وقت میں ہو، جسٹس گلزار کے وقت میں ہے، دوسرے معاملات میں وہ یہی شکایت رہی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ انتظامی معاملات میں مداخلت